हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या ऐसा होता है आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं और कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन आता है और आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस को देख के। मुझे पता है ऐसा सबके साथ होता है। और ऐसा क्यों होता है? बावजूद कि हम पढ़ के जाते हैं, हम मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के जाते हैं, बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पेपर वन में जो हम ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमने ये पढ़ा तो था, बट इसका सही आंसर क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 15 मिस्टेक्स बताऊंगी जो बहुत कॉमनली आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या फिर आने वाले आपके अटेम्प्ट में पूछी जाएंगी। और अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो देर आर 100% चांसेस कि आप इसमें कंफ्यूज होंगे ही होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इक्वल नहीं होते। देखिए, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, कि जो आप मेजर करना चाहते हैं, क्या जो आपका टूल है वही मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कि मतलब अगर आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपने टेस्ट लगाया है और जिस ग्रुप पे लगाया है वो टेस्ट, थोड़े टाइम के बाद आप उसी ग्रुप पे सेम टेस्ट लगाएंगे तो क्या जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वो होता है रिलायबिलिटी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। सेकेंड पॉइंट आता है, नल हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट होती है, प्रूव नहीं। आपको एक वर्ड पे ध्यान देना है, फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट। कोई चीज अगर आप रिजेक्ट करने में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो नल हाइपोथेसिस हम फ्रेम ही इसलिए करते हैं ताकि हम उसको डिसप्रूव कर सके। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब नल हाइपोथेसिस डिसप्रूव होगी उसी के बाद हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। थर्ड पॉइंट आता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस अलग होते हैं। जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है वो एक ब्रॉडर स्कोप कंसीडर करता है कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। बट जो क्वेश्चन होता है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे मेरे को मेंटल हेल्थ के ऊपर स्टडी करना है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। बट मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, मैं किसके ऊपर या किस, मेरी जो पॉपुलेशन है, सॉरी जो मेरा टारगेट है, मेरा सैंपल है, वो कौन होगा। वो फीमेल्स होंगी या फिर वर्किंग मैन होंगे, टॉप सीईओज होंगे, एचआर मैनेजर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, पीएचडी स्कॉलर्स होंगे, कौन होंगे। दैट इज द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन होता है वो स्पेसिफिक होता है और जो ऑब्जेक्टिव होता है इट कवर्स द ब्रॉडर एम। नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर हमारे सैंपल साइज से रिलेटेड होता है और जो नॉन सैम्पलिंग होता है वो बायस या मेथड से रिलेटेड होता है। यानी अगर हमारा जो सैंपल साइज है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, वो हमारा सैम्पलिंग एरर है। जैसे मैं अगर हायर एजुकेशन को टारगेट कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ को लेना है, बट मैं किसी से भी भरवा रही हूँ, ठीक है, शायद मैं फोर्थ क्लास जो वर्कर्स हैं वहाँ पे उनसे भी ले रही हूँ। टीचिंग स्टाफ में जो कॉन्ट्रैक्चुअल है या जो थोड़ी देर के लिए आए हैं, एडहॉक बेसिस पे आए, मैं उनसे ले रही हूँ, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट माई पॉपुलेशन। वही नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, बायस या मेथडोलॉजी में आप वो कर रहे हैं, अपने हिसाब से ले रहे हैं कि मेरे घर के पास 4 कॉलेजेस हैं तो मैंने वहीं से ले लिया और उसको जनरलाइज कर दिया। दैट इज नॉन सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। देखिए, फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है इट इज ड्यूरिंग द टीचिंग। मतलब ड्यूरिंग टीचिंग आपको फीडबैक मिल जाता है। फीडबैक इन द सेंस कि आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बच्चों को वो जो टॉपिक है क्या वो समझ आया है या नहीं आया है। समेटिव एंड में होता है, जैसे आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, they are considered to be summative evaluation. So formative is during the teaching, summative is at the end of the teaching. नेक्स्ट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो हाईएस्ट डोमेन होता है वो इवैल्यूएशन का होता है या फिर क्रिएशन का होता है। सो एमसीक्यूज में मैक्सिमम टाइम हाईएस्ट लेवल पूछा जाता है। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का निमोनिक होता है के से आसी। तो इवैल्यूएशन या फिर जो रिवाइज्ड था वो था रू आ ईसी, दैट इज क्रिएशन। तो ये आपको निमोनिक्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड वर्सेस टीचिंग टेक्निक। टीचिंग मेथड, मेथड मतलब आप किस अप्रोच से बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
और टेक्निक हो गया कि आप कौन सा क्लासरूम टूल यूज कर रहे हैं, क्या आप पीपीटी यूज कर रहे हैं या फिर आप प्रोजेक्टर्स यूज कर रहे हैं, आप सिर्फ सिंपल लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं, सो दैट इज द क्लासरूम टूल यू आर यूजिंग। नेक्स्ट, आईसीटी में लैन मैन वैन, जो एरिया होता है सबसे छोटा वो लैन का होता है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। मैन इज मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। सो वैन का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा होता है, और एरिया हमारी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड भी नहीं करता और इक्वल भी नहीं होता है। नेक्स्ट, फायरवॉल और एंटीवायरस। फायरवॉल एक अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, यानी जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए इसको, ये फायरवॉल है, ठीक है, वॉल एक दीवार है, ये आप लोग हैं या फिर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ये बाहर की दुनिया है। तो बाहर की दुनिया से कुछ भी जो इनपुट आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से वो फायरवॉल के थ्रू पास होगा, और फायरवॉल इंश्योर करेगा कि उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है। जो फायरवॉल होता है वो हमारा हार्डवेयर भी हो सकता है और वो हमारा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन जो एंटीवायरस होता है इट इज ऑलवेज सॉफ्टवेयर, वो एक सॉफ्टवेयर नेचर का होता है, और वो डिटेक्ट करता है वायरस को या फिर उसको रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस। नेक्स्ट आता है मूक। मूक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव का मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए, ओपन का मतलब इट इज ओपन टू ऑल, ऑनलाइन होता है, एंड कोर्स, आप जब कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, और स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंडियन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मूक के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एक फी पे करनी पड़ती है और एग्जाम देना पड़ता है, एंड देन यू रिसीव दैट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। मैंने आपको बताया था कि रिलायबिलिटी टेस्ट में एक टाइप होता है टेस्ट रीटेस्ट, मतलब आप बार बार एक बार टेस्ट करके दोबारा से उसको रीटेस्ट कर रहे हैं, और वैलिडिटी हमारा कंटेंट वैलिडिटी होता है और क्राइटेरिया वैलिडिटी होता है। नेक्स्ट होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमेशा टेस्टेबल होती है, हाइपोथेसिस फ्रेम ही इसलिए करते हैं ताकि हम उसको टेस्ट कर सके। फिर बार ग्राफ, बार ग्राफ हमारा कैटेगोरिकल होता है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए, और हिस्टोग्राम हमेशा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए होता है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच, ये आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आएगा। डिडक्टिव का न्यूमेरिक वो निमोनिक क्या होता है, जीडीपी, यानी जनरल से पर्टिकुलर, यानी आप किसी जनरल चीज से या फिर यूनिवर्सल चीज से आप स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। इंडक्टिव क्या होता है हमारा, पीआईजी, यानी आप पर्टिकुलर से या फिर स्पेसिफिक से एक यूनिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा डिडक्टिव अप्रोच होता है ये 100% करेक्ट होता है, 100% सर्टेन होता है, क्योंकि आप यूनिवर्सल से पर्टिकुलर जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा इंडक्टिव अप्रोच होता है ये प्रोबेबल इन नेचर होता है। प्रोबेबल का मतलब कि देयर आर 50-50 चांसेस, जरूरी नहीं है कि वो चीज यूनिवर्सली भी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। लास्ट आता है हमारा रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स में हमारी 3 चीजें आती हैं, प्लेजरिज्म, कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्लेजरिज्म में आपको पता होना चाहिए कि आप बिना किसी की परमिशन के उसके कंटेंट को यूज नहीं कर सकते हैं, अगर आपने यूज करना है तो आपको उसको साइट करना पड़ेगा। हमारे 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ये लेवल्स होते हैं, और हर एक लेवल की अपनी अपनी पेनल्टी होती है। तो ये कुछ ऐसे 15 ट्रैप्स थे जो देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम का स्ट्रेस होता है, तो उस चक्कर में हम लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।